ज़्यादातर बच्चों के मन में रहता है कि यार रोटेशन कितना टफ चैप्टर है, सेंटर ऑफ मास कितना टफ चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैट्स कितना टफ चैप्टर है। बट मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ, 90% लोगों को अभी भी इसमें स्ट्रगल होता है कि किसी भी क्वेश्चन के अंदर डीएक्स एलिमेंट कैसे लेते हैं। तुम देख रहे हो कितने सवालों में तुम इसको अप्लाई कर चुके हो कि यार ऐसे डीएक्स ले लो या फिर डी क्यू चार्ज ले लो या फिर डी एम मास ले लो। बट स्टिल हमेशा हम जब भी ऐसे एलिमेंट्स को लेते हैं हमारा कॉन्फिडेंस 50% गिर जाता है। और आज के क्वेश्चन में तुम देखने वाले हो कि यही कॉन्सेप्ट्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एक जेई एडवांस के सवाल को करने के लिए। ऑलराइट, सो वीडियो को पॉज कर सकते हो, क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन के सामने है, एक बार इसको देखो कि कैसे सोचना है, इसको क्या हो रहा है क्वेश्चन के अंदर, और जो भी तुम्हारे मन में थॉट्स आ रहे हैं, जो आइडियाज़ आ रहे हैं, उन्हें कमेंट्स में शेयर करना सो दैट अपन डिस्कस कर पाए, जैसे अपन ने लास्ट वीडियो में भी किया था। ऑलराइट, सो पॉज द वीडियो एंड गिव इट अ थॉट। ऑलराइट, तब शुरुआत करते हैं। तो जैसे मैं बोल रहा था कि इस क्वेश्चन का जो क्रक्स है, जो की है, वो है इस एलिमेंटल कैलकुलस को समझना और कैसे ये जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसी का यूज करके तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। तुम्हारे सामने एक ऐसा सिलेंडर है कुछ इस तरीके से अपन ने बनाया, और इस सिलेंडर पे तुमने एक स्ट्रिंग को अटैच कर दिया है। सपोज यहाँ पर मैंने वो अटैच कर दी स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के दूसरे एंड पर अपन ने एक मास लगा दिया है, स्मॉल मास है m, और उसको एक सर्टेन वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया है। ऑलराइट, कुछ इस तरीके से वेलोसिटी है मेरी v0, और ये सभी चीज़ हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रही है। तो कुछ ऐसे लग रहा होगा इस पे n, जो ग्राउंड से लग रहा होगा, n कुछ ऐसे लग रहा होगा mg, अगेन वर्टिकल डायरेक्शन में। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ दी हुई है कि इस ग्राउंड पर फ्रिक्शन प्रेजेंट है। अब अपन को पता होना चाहिए कि जो फ्रिक्शन होता है इसकी प्रॉपर्टी या इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। एक बार वीडियो को पॉज करके कमेंट करो कि तुम्हें क्या लगता है कि फ्रिक्शन की सबसे की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है। एंड दैट इज टू अपोज द रिलेटिव मोशन। बेसिकली किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अगर फ्रिक्शन लग रहा होता है तो वो रिलेटिव मोशन जो होता है उन दोनों ऑब्जेक्ट्स का, उसको अपोज कर रहा होता है। ऑलराइट, तो वही चीज़ यहाँ पर भी होगी। जो फ्रिक्शन है भाई हमारा, वो इस बॉल के मोशन को अपोज कर रहा होगा और रिलेटिव कर रहा होगा, दैट इज जो इसकी वेलोसिटी है उसके जस्ट अपोजिट लग रहा होगा। ऑलराइट, तो कुछ इस तरीके से लगने वाला है हमारा फ्रिक्शन फोर्स। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बिकॉज ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हमारा जो बॉल है वो v0 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ जो फ्रिक्शन लगेगा दिस विल बी काइनेटिक। ऑलराइट, और अपन को पता है जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है दैट इज कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाती है म्यू के इनटू एन। ऑलराइट, बिकॉज यहाँ पर वर्टिकल प्लेन में इक्विलिब्रियम सेट है तो n की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू mg। तो यहाँ से हमारे पास फ्रिक्शन की एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी दैट इज म्यू mg। अब इसके ऊपर एक और फोर्स लगने वाला है जो हमारा स्ट्रिंग लगा रहा होगा, एंड दैट विल बी जस्ट p। बट ये जो फोर्स है, याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कि ये फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। राइट, जैसे अपन देखते हैं एक सर्कुलर मोशन के अंदर जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहता है, और यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उसका वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। राइट, वो हमेशा इस वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज कर रहा होता है। और सेम ही चीज़ यहाँ पर स्ट्रिंग भी करने वाली है। जो ये टेंशन फोर्स है ये बार बार वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज कर रहा होगा। करेक्ट, तो आई थिंक प्रमाइस सेट हो चुका होगा, तुम्हें समझ में आ गया होगा कौन कौन से फोर्सेस क्या क्या चीज़ें करेंगे। अब अपन देखते हैं कि ये क्वेश्चन यूनिक क्यों है। मान लो अपन ने यहाँ पर सिलेंडर नहीं रखा होता और ये सिर्फ एक पॉइंट होता, बेसिकली हमारी जो स्ट्रिंग है वो एक पॉइंट पर ही अटैच्ड है, तो तुम्हें क्या लगता है कैसा मोशन होने वाला है। बहुत ही फेमिलर लग रहा होगा, लाइक कि यार अगर अपन ने स्ट्रिंग के एक एंड को फिक्स कर दिया और एक एंड को वेलोसिटी दे दी v0 और कहीं भी फ्रिक्शन है, तो अपन को समझ में आ रहा है कि यार ये जो अपना पार्टिकल या मास है ये एक सर्कुलर मोशन करेगा। राइट, बिकॉज स्ट्रिंग की लेंथ फिक्स रहेगी तो कुछ इस तरीके से सर्कुलर मोशन होगा। बट यहाँ पर डिफरेंट क्या हो गया, हमने ना सिलेंडर रख दिया है। अब उस सिलेंडर की वजह से हो क्या रहा है, दैट इज द इंटरेस्टिंग थिंग। जैसे जैसे हमारा पार्टिकल आगे बढ़ते जा रहा है, जो हमारी स्ट्रिंग है ये सिलेंडर के सरफेस पर वाइंड होती जा रही होगी। गॉट इट? तो बेसिकली क्या हुआ, हमारे पार्टिकल का और हमारे इस स्ट्रिंग के पॉइंट का जो डिस्टेंस है, सपोज वो अब स्टार्टिंग में कैपिटल एल दिया हुआ है, वो टाइम के साथ डिक्रीज होते जा रहा है। राइट, अगर मैं इसको टॉप व्यू से ड्रॉ करूँ, सपोज ये मेरा सिलेंडर है इस तरीके से, और इस तरीके से इनिशियल पोजीशन पर मेरी स्ट्रिंग थी, दिस इज एल, दिस इज माई पार्टिकल, जिसको कुछ वेलोसिटी थी v0। थोड़े टाइम के बाद जब हमारा पार्टिकल इस पोजीशन पर आया तो स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से हो गई। तो बेसिकली इतना पोर्शन स्ट्रिंग का फाइंड हो गया सिलेंडर के ऊपर। पार्टिकल थोड़ा सा और आगे बढ़ा, इधर आया, तो अब स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से हो गई। थोड़ा और आगे बढ़ा तो ऐसे हो गई। तुम देख रहे हो, मतलब स्ट्रिंग जो है वो हमेशा सिलेंडर के टेंजेंट के अलॉन्ग है। राइट, इसको अपन यूज़ करेंगे आगे, इसलिए मैं पहले से बता रहा हूँ। और फाइनली हमारा पार्टिकल, बिकॉज स्ट्रिंग बार बार छोटी होती जा रही है, तो फाइनली हमारा पार्टिकल इस सिलेंडर से जाकर टकरा जाएगा। और क्वेश्चन में अपन को वही बताना है कि
कि कितने टाइम के बाद ये हमारा जो पार्टिकल है टकरा गया सिलेंडर से। तो अपन को इस मोमेंट से इस मोमेंट तक टाइम बताना है कितना लगेगा। गॉट इट? तो यार अपन ने फोर्सेस भी एनालाइज कर लिए, अपन ने सिचुएशन भी समझ ली, विजुलाइज कर ली कि क्या हो रहा है क्वेश्चन के अंदर। अब अपन इसमें अप्लाई करते हैं मैथमेटिक्स इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस। तो सपोज अगेन मैं वर्टिकल पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ क्वेश्चन को कि एट सर्टेन टी मोमेंट हमारा कुछ इस तरीके से सिचुएशन है। दिस इज माई सिलेंडर, हमारा पार्टिकल अभी इस पॉइंट पर है, उसकी कुछ वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, दैट इज v, और बिकॉज स्ट्रिंग हमेशा पार्टिकल की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से होगी और सिलेंडर से टेंजेंट की तरफ होगी, राइट। एंड एट दिस मोमेंट सपोज स्ट्रिंग की लेंथ है स्मॉल l। तो सबसे पहले अपन ये एनालाइज करते हैं, बिकॉज मुझे समझना क्या है, एक बार फोकस करो। मुझे समझना है कि पार्टिकल इस इनिशियल पोजीशन से जो कुछ इस तरीके से थी जब वेलोसिटी v नॉट थी और फाइनल पोजीशन जब यहाँ आ चुका है तो कितना टाइम लगा है, राइट। तो जब भी अपन को टाइम निकालना है तो अपन को दो तीन चीज़ें चाहिए होती हैं। या तो यार तुम्हारे पास डिस्टेंस की वैल्यू आ जाए कि बेसिकली कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, और हमें स्पीड चाहिए, और क्या चाहिए होता है कि अगर अपन को स्पीड चाहिए तो अपन को एक्सेलरेशन भी चाहिए होगा कि पार्टिकल वेलोसिटी कितनी तरीके से डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पर बिकॉज काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा था, जैसे अपन ने पहले भी एनालाइज किया, वो हमेशा इसका अपोज कर रहा होगा, उसका मैग्नीट्यूड जो था वो कांस्टेंट था, राइट, दैट वाज म्यू एम जी, और कोई फोर्स है नहीं जो स्पीड को डिक्रीज कर सकता है। तो सिंपली अपन ने एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल ली, दैट इज इक्वल टू म्यू जी। यहाँ पर मैंने इस फोर्स को m से डिवाइड कर दिया है, दैट इन ऑर्डर टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये जो एक्सेलरेशन अपन ने निकाला है ना, ये कांस्टेंट नहीं है। तुम देख सकते हो इनिशियली एक्सेलरेशन ऐसे था, फिर ऐसे हुआ होगा, फिर ऐसे हुआ होगा, फिर ऐसे हुआ होगा। डायरेक्शन एक्सेलरेशन की हमेशा चेंज हो रही है, बट यहाँ पर खास बात ये हो गई कि इसका जो मॉड है दैट इज म्यू जी, ये हमेशा कांस्टेंट है। तो अभी भी हम अप्लाई कर सकते हैं हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, बट ये सिर्फ स्पीड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑलराइट, तो फिर अभी भी जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है वो थोड़े से वैलिड रह जाएंगे बट अलग फॉर्म में। तो जैसे अपन ने देखा है कि जो हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तब हमें मिलता है एक्सेलरेशन, और जब अपन स्पीड को डिफरेंशिएट करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले मुझे बताओ कि तुम्हें क्या लगता है जब स्पीड को डिफरेंशिएट किया जाता है तो यहाँ पर क्या चीज़ आती है। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इसको बोल देते हैं कि ये एक्सेलरेशन का मॉड आएगा, बट दिस इज रॉन्ग। जब अपन स्पीड को डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन का मॉड नहीं आता बल्कि ए टेंजेंशियल का मॉड आता है। वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पर खास बात है, जो अपन ने ए लिखा है ना, दिस इज जस्ट ए टेंजेंशियल, जो फ्रिक्शन की वजह से लग रहा है। जो ए सेंट्रीपिटल होगा वो तो अभी भी ऐसे लग रहा होगा और वो चेंज हो रहा है डायरेक्शन के साथ, और उस पर अपन को तब मतलब नहीं है बिकॉज वो स्पीड को चेंज नहीं कर रहा होगा, राइट। तो यहाँ पर खास बात है, जब भी अपन स्पीड को डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं तो हमारे सामने ए टेंजेंशियल निकल कर आता है। अब यहाँ पर तुम क्या लिख सकते हो कि दिस स्पीड मॉड इज एक्चुअली इक्वल टू ए टेंजेंशियल डी टी इंटीग्रेशन। ऑलराइट, इस डी टी को मैं बेसिकली इधर ले चुका हूँ, दिस इज डी वी। अब तो उसको इंटीग्रेट करोगे, इनिशियल स्पीड हमारी v नॉट थी, एट दिस मोमेंट स्पीड हमारी v है, इनिशियल टाइम हमारा 0 था और दिस इज स्मॉल t। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन निकल कर आ जाएगी, दैट इज v मॉड इज इक्वल्स टू v नॉट माइनस म्यू जी इंटू टी। अब यहाँ पर माइनस क्यों आया, बिकॉज जो ए टेंजेंशियल है दैट इज अपोजिट टू माई स्पीड, राइट। इसी वजह से जो फाइनल स्पीड होगी वो हमारी डिक्रीज करती जा रही होगी। दिस वी हैव कैलकुलेटेड, ऑलराइट। अब अपन और क्या निकाल सकते हैं, मुझे क्या चाहिए, फोकस करो एक बात पर, मुझे टाइम चाहिए, राइट। बट मुझे टाइम के लिए पता होना चाहिए कि जिस मोमेंट पर हमारा जो पार्टिकल है वो कोलाइड कर रहा है सिलेंडर से, उस मोमेंट पर स्पीड क्या है। बिकॉज यहाँ पर अगर स्पीड v डैश है और ये मैंने निकाल लिया तो सिंपली मैं लिख दूंगा यहाँ पर v डैश, दिस इज v नॉट, दिस इज म्यू जी, और मेरे पास टाइम की वैल्यू आ जाएगी। बट मुझे पता नहीं है यार v डैश क्या है, राइट। तो अपन v डैश कैसे निकाल सकते हैं, इस पर सोचना होगा। कुछ लोग यहाँ पर ये भी ट्राई कर सकते हैं कि वो सोचेंगे कि हाँ हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स ऑलरेडी है तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स निकाल लो, एंड वो हमारे किसके बराबर हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। बट यहाँ पर वो कंफ्यूज रहेंगे जब वो बेसिकली वर्क डन बाय फ्रिक्शन लिखेंगे, उस केस में थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगी, बिकॉज फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स डॉट डी एस, राइट। अगर तुम देखोगे कि फ्रिक्शन का और एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट का जो एंगल है दैट इज 180 डिग्री, तो दिस इज माइनस वी इंटू डी एस। यहाँ पर डी एस अब डिस्टेंस हो जाएगा, अपन ने मॉड ले लिया दोनों साइड, इसको इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हारे पास वर्क डन में फ्रिक्शन आ जाएगा। बट अभी भी तुम्हें नहीं पता कि डी एस क्या है, राइट। हमें अभी तक आइडिया नहीं है कि डिस्टेंस की वैल्यू क्या है और कैसे अपन निकाल पाएंगे, और वही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट की है। तो जैसे अपन ने यहाँ पर स्पीड निकाली, राइट, तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर अपन स्पीड को इंटीग्रेट कर देते हैं
तो क्या निकल कर आता है? मुझे बताओ कि इसकी वैल्यू क्या होती है। ये अपन को पता है कि वेलोसिटी को अगर ऐसे इंटीग्रेट करो वेक्टर डी टी, ये मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देता है, बट स्पीड को जब अपन करते हैं इंटीग्रेट तो क्या निकल कर आता है? एंड दैट इज दी मोस्ट फंडामेंटल फॉर्मूला ऑफ आर डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालना ना कभी कभी बहुत कंफ्यूज हो जाता है जब पाथ लेंथ अलग होती है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अलग होते हैं। जैसे सपोज ए से बी गया मेरा पार्टिकल और वो कुछ ऐसे ऐसे गया, तो ये तो मुझे हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, राइट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। बट ये जो पाथ लेंथ है दिस इज माई डिस्टेंस, और ये हम कैसे निकालते हैं? बाय इंटीग्रेटिंग स्पीड। गॉट इट? तो वही अपन चीज़ करने वाले हैं कि एलिमेंटल डिस्टेंस, जिसको मैं डी एस बोल रहा हूँ, दिस कैन बी रिटन एज हमारी एलिमेंटल स्पीड इंटू डी टी। स्पीड अपन ने ऑलरेडी निकाली हुई है ऊपर, दैट इज दिस एक्सप्रेशन। इसको यहाँ पर एक बार सब्स्टिट्यूट कर दो तो तुम्हारे पास क्या निकल कर आएगा? दिस एक्सप्रेशन। बट अभी भी यहाँ पर एक चीज़ की कमी है कि बिकॉज मुझे नहीं पता डिस्टेंस क्या है। और अपन क्या सोच सकते हैं सवाल के अंदर, यार मैं डिस्टेंस निकालूँ तो निकालूँ कैसे? मैं वर्क की तरफ नहीं जा सकता बिकॉज वहाँ पर भी डिस्टेंस रिक्वायर्ड है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इस इक्वेशन को तो यहाँ पर भी डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ ds? और उसको रिजॉल्व करने के लिए हम जाने वाले हैं ज्योमेट्री की तरफ। ऑलराइट, तो अपन को इस क्वेश्चन के अंदर ज्योमेट्री समझने की हो क्या रहा है। अगर तुम फिर से डायग्राम को बनाते हो तो ये मेरा सिलेंडर हो गया, मैं टॉप व्यू से देख रहा हूँ हमेशा। एंड सपोज एट टाइम t अगेन कुछ इस तरीके से हमारा लेंथ हो गई स्ट्रिंग की, और यहाँ पर हमारी वेलोसिटी है v। ऑलराइट, ये टाइम t पर बात है। अब सपोज t से dt हुआ, मतलब हमारा पार्टिकल ने कुछ ds डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तो ऐसा अज्यूम कर सकते हो वो कुछ यहाँ से यहाँ चले गया होगा, राइट। मैं अब ds डिस्टेंस ड्रॉ कर रहा हूँ, तो अब हमारा पार्टिकल कुछ इस पोजिशन पर आ गया है। दिस लेंथ इज माई ds, जिसको अपन बोल सकते हैं स्पीड dv मॉड इंटू डी टी, राइट। अब इस पॉइंट से अगर अपन टेंजेंट ड्रॉ करते हैं फिर से सिलेंडर के ऊपर, तो वो कुछ यहाँ से आएगी। और अपन ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि ये जो लेंथ है सिलेंडर का, इतनी डिस्टेंस मेरी स्ट्रिंग ने वाइंड अप कर ली, राइट। अब अगर अपन ये डिस्टेंस निकाल पाए कि कितना उसने वाइंड किया है, और अपन ये वाला एंगल निकाल पाए, लेट्स से दिस एंगल इज डी थीटा, तो हम बोल सकते हैं कि यार ये सपोज एल डिस्टेंस है हमारे पॉइंट का और हमारे स्ट्रिंग के एलिमेंट का, तो दिस डी थीटा कैन बी रिटन एज डी एस अपॉन एल, राइट। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लिखी है यहाँ पर मैंने, ऐसा सोच सकते हो, दिस इज डी एस, दिस इज माई एल, दिस इज माई डी थीटा। गॉट इट। बट मुझे नहीं पता मेरा डी थीटा कितना है, राइट। अब ये डी थीटा को अपन कैसे निकालेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है वो। मैं इस वाले पोर्शन को थोड़ा सा जूम इन करके लिख रहा हूँ सो दैट तुम्हें और क्लैरिटी रहती है। दिस इज माई सेंटर ऑफ माई सर्कल, या सिलेंडर सी पॉइंट। ये मेरा पॉइंट अभी एक इधर है जिसने पहले टेंजेंट अपन ने ड्रॉ करी थी कुछ इस तरीके से। एंड दिस इज माई न्यू पॉइंट, दिस पॉइंट जिसको अपन ने कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया था। एंड दिस इज माई डिस्टेंस डी एस। अब ये जो थी दिस इज माई आर्क लेंथ, राइट। ये एंगल मेरा डी थीटा है अगर, और ये पूरा 90 है, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये वाला एंगल जो होगा दिस इज माई π/2 माइनस डी थीटा, ऑलराइट। और ये जो एंगल होगा दिस इज माई π/2, तो ये एंगल जो था ये कितना हो गया, दिस इज माई डी थीटा। तो उस आर्क लेंथ ने सेंटर पे जो एंगल सबटेंड किया है दैट इज माई डी थीटा। अब जैसे अपन ने इस चीज को रियलाइज किया, तुरंत अपन बोल सकते हैं कि यार इस सर्कुलर की या इस सर्कल की अगर रेडियस आर है तो हमारा डी थीटा हो जाता है हमारी इस आर्क लेंथ, जिसको मैं थोड़ी देर के लिए सपोज आर्क ही बोल देता हूँ, आर्क अपॉन रेडियस, राइट। ये तो मैं समझ में आता है। तो यहाँ से अपन ने अब डी थीटा निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। सो आई कैन से कि ये मेरा डिस्टेंस हो जाएगा, दिस कैन बी रिटन एज एल इंटू आर्क अपॉन रेडियस। अब ये आर्क लेंथ अपन कैसे निकालेंगे, उसके लिए बहुत ही बेसिक चीज़ है। इनिशियल लेंथ हमारी स्ट्रिंग की इस पॉइंट से इस पॉइंट तक L थी। जैसे ही हमारा पार्टिकल ds डिस्टेंस आगे गया, ये जो स्ट्रिंग लेंथ है ये कितनी हो जाएगी, आई कैन से दिस एज L माइनस DL। तो जो रिमेनिंग लेंथ है वो एक्चुअली इस आर्क पर आ गई है, राइट। एलिमेंटल बात कर रहे हैं तो हर चीज़ अपन स्ट्रेट ले सकते हैं। तो आर्क लेंथ कितना हो गया, आर्क लेंथ इज जस्ट बेसिकली DL। गॉट इट। एक बार मैं फिर से समराइज करता हूँ इस चीज़ को। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक टोटल लेंथ L है, इस पॉइंट से न्यू पॉइंट से इस न्यू पॉइंट तक मेरी डिस्टेंस जो है L माइनस DL हो गई। तो जो रिमेनिंग है वो बेसिकली यही है ना आर्क लेंथ, दैट इज माई DL। तो फाइनली अपन ने अपने डिस्टेंस वाले एलिमेंटल को निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिकल लेंथ, दैट इज LDL अपॉन कैपिटल R। और ये सारी क्वांटिटीज नोन है। गॉट इट। ये वो एलिमेंटल कैलकुलस है इसकी मैं बात कर रहा था जो इस क्वेश्चन में लगानी थी। अब ये जो चीज़ें हैं ना जो मैंने यहाँ अप्लाई करी है, ये बहुत बच्चों को दिक्कत देती हैं।
और ना उन्हें लगता है कि ये शायद उन्हें आता है, बट ऐसे सवाल जब आते हैं तो वो यही सेम चीज़ अप्लाई नहीं कर पाते। हो सकता है जो अपन ने ऊपर काइनेमेटिक्स लगा था वो अप्लाई कर पाए, बट ये जो डीएस मैंने निकाला यूजिंग द ज्योमेट्री, ये निकालना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। और ये पता है क्यों होता है? बिकॉज उनको इसका आइडिया नहीं होता है, या फिर थोड़ा सा इमेजिन करने में दिक्कत होती है कि यार एलिमेंटल डिस्टेंस या एंगल्स लेते कैसे हैं, और यहाँ पर उनको कॉन्फिडेंस नहीं आता। ऑलराइट, तो जैसे मैंने लिया है लाइक बहुत सिंपल्स एक फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग से क्वेश्चन में अप्लाई किया है, बहुत ही बेसिक तरीके से किया हूँ कि यार ऐसे करूँगा तो डी एस हो जाएगा, थोड़ा सा आगे गया डी टी टाइम में, फिर थोड़ा सा आर्क लेंथ आ जाएगी। इसी फर्स्ट प्रिंसिपल से तुम्हें इस क्वेश्चन को टैकल करना होता है। ऐसे ही तुम समझ पाओगे कि कैसे अपन डी एस अप्लाई करते हैं, डी एस अप्लाई करते हैं। ऑलराइट, आई होप मैं क्लियर हूँ। अब अपन क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। जैसे अपन ने डी एस निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ डी एल, सारे नोन पैरामीटर्स आ गए। ये क्वेश्चन हमारे पास ऑलरेडी थी, इसको अपन ने बराबर कर दिया दिस इक्वेशन के। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। अब हमारा इनिशियल डिस्टेंस कितना था स्ट्रिंग का और हमारे मास का? दैट वाज कैपिटल एल। जब हमारा मास कोलाइड कर जाएगा हमारे सिलेंडर से तो डिस्टेंस जीरो हो जाएगा। टी इनिशियल जीरो और जो फाइनल टी है सपोज कैपिटल टी, जो अपन को निकालना है। ऑलराइट, राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी? कुछ ये मेरे पास इक्वेशन निकल कर आएगी। अब ये क्वाड्रेटिक है, राइट? क्वाड्रेटिक तुम्हें सॉल्व करना आता है, खेल अभी भी बाकी है। जब तुम इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास कैपिटल टी के दो वैल्यूज निकल कर आएंगी। थोड़ा सा टाइम दो इसमें सॉल्व करने के लिए, और मैं वैल्यूज लिखता हूँ कि क्या वैल्यूज निकल कर आई हैं। सॉल्व करने से पहले एक चीज़ थोड़ी सी मैंने यहाँ पर गलत कर दी है, दैट इज जब तुम डी एस डिस्टेंस लिख रहे हो, ऑल ये फॉर्मूला करेक्ट है, बट यहाँ पर एक माइनस साइन भी इंट्रोड्यूस होगा। अभी माइनस साइन क्यों लगा रहा हूँ उस पर फोकस करना, बिकॉज ना राइट हैंड साइड में हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं और डी एल जो है वो डिक्रीज हो रहा है, राइट? डी एल हमेशा नेगेटिव है, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, तो उसको कंपेंसेट करने के लिए अपन ने माइनस साइन लगाया, जिसकी वजह से ये माइनस नहीं प्लस एल स्क्वायर बाय टू आर होना चाहिए। बिकॉज तुम देख सकते हो उसको कि टोटल डिस्टेंस में निकाल रहा हूँ, वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा ना, लेफ्ट हैंड साइड भी पॉजिटिव होगी, राइट हैंड साइड भी पॉजिटिव होगी, तो इसलिए अपन ने यहाँ पर प्लस साइन लगाया है। ऑलराइट, अब अगर तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास दो रूट्स निकल कर आएंगे, एंड दीज आर द रूट्स। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या दोनों वैल्यूज करेक्ट हैं? क्या अपन अगर ऑप्शन में देखते हैं हमारे पास ए ऑप्शन ये है, बी ऑप्शन ये है, क्या अपन को दोनों मार्क करना है? एंड द आंसर इज नो, हमें दोनों मार्क नहीं करने। अगर तुम बहुत ध्यान से देखते हो तो यहाँ पर एक टर्म निकल कर आ रहा है जो दोनों में कॉमन है, दैट इज वी नॉट अपॉन म्यू जी। अब एक बार सोचो कि ये टर्म क्या है, क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर तुम ऊपर देखोगे स्पीड वाले इक्वेशन के अंदर जो अपन ने यहाँ लिखा था, इसमें अगर मैं वी डैश को जीरो कर देता हूँ तो हमारे पास टाइम की वैल्यू आएगी वी नॉट अपॉन म्यू जी, जो एक्चुअली डिपिक्ट कर रहा है कि अगर यहाँ सिलेंडर नहीं होता तो फ्रिक्शन की वजह से हमारा पार्टिकल इतनी देर में रेस्ट पर आ जाता, बट बिकॉज यहाँ पर एक सिलेंडर है और उससे कोलाइड करके पार्टिकल रेस्ट में आ रहा है, तो हमारा जो पार्टिकल है वो इससे कम टाइम में ही रेस्ट में आ जाएगा। बेसिकली उसको यहाँ से यहाँ जाने में या रेस्ट में आने में इतना टाइम लगता है अगर सिलेंडर नहीं होता। अब अगर तुम बीच में कहीं सिलेंडर ले आओगे तो वो पहले ही रेस्ट में आ जाएगा, तो सिलेंडर की वजह से जो रेस्ट में आने का टाइम होगा वो हमेशा इस वाली क्वांटिटी से छोटा ही होना चाहिए, और ऊपर वाले जो वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन वी नॉट बाई जी, एंड दैट इज रॉन्ग। बिकॉज अगर भले ही ये क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है, बट फ्रिक्शन की वजह से पार्टिकल इतने टाइम में तो रेस्ट में आ ही जाता, तो रेस्ट में आने का टाइम बड़ा नहीं हो सकता इससे, सिलेंडर की वजह से वो उससे पहले ही रेस्ट में आ जाएगा, इसलिए टाइम जो होगा वो इससे छोटा होगा। गॉट इट? सो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो देख रहे हो मतलब क्वेश्चन के अंदर कितने फंडामेंटल पॉइंट्स और कॉन्सेप्ट्स लग रहे थे। तुमने जो बहुत दिक्कत देता है वाली चीज़ एलिमेंटल कैलकुलस कैसे अप्लाई करते हैं ये सीखने को मिल रहा था, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब भले इसमें तुम्हें बड़े बड़े टर्म नहीं दिख रहे कि मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, बट स्टिल ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज तुम्हें ये सिखा रहा है कि बेसिक मैथ्स को कैसे अप्लाई करते हैं इन ऑर्डर टू सॉल्व अ क्वेश्चन। आई गेस काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अब अगर तुम और सीखना चाहते हो और अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करना चाहते हो, देन चेक आउट आवर कोर्स SO60, जहाँ पर अपन ऐसे ही डिस्कशंस कर रहे होते हैं, ऐसी कॉन्सेप्ट के संग बात कर रहे होते हैं और बहुत ही कंफर्टेबल हो रहे होते हैं कि कैसे उन कॉन्सेप्ट्स को एक क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करना होता है। और ख़ास बात यह कि इस कोर्स के साथ तुम्हें कम्युनिटी भी मिल रही होती है, बिकॉज आजकल पीयर ग्रुप्स का या फिर मेंटर्स की बहुत कमी है कि यार मैं प्रॉपर सवाल डिस्कस कर पाऊँ, लाइक मुझे हेजिटेशन ना हो अपने डाउट्स पूछने के लिए। तो उस कम्युनिटी के अंदर तुम अपने डाउट्स पूछ सकते हो, तो मेंटर से डिस्कस कर सकते हो, कोई सवाल या कॉन्सेप्ट आया उसको अपने पीयर्स के साथ डिस्कस कर सकते हो, एंड दैट इज़ द बेस्ट वे टू लर्न समथिंग। ऑलराइट, आई होप यू विल एनरोल सून। कुछ जो कोर्स का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, वहाँ से जाकर तुम चेकआउट कर सकते हो। इसी के साथ वाली वीडियो को एंड करते हो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।